स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है कहीं पर भी, अगर आप सैलरी लेते हो तो उस केस में जो EPFO है उसका रोल आ जाता है। अब देखिए, इसमें कंडीशंस है जो मैं डिस्कस करूंगा आगे वीडियो के अंदर। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर में हो और मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 15,000 तक है तो कंपल्सरी आपके सैलरी में से कुछ परसेंटेज डिडक्ट किया जाता है और वो आपका चला जाता है EPFO अकाउंट में। ठीक है, EPF अकाउंट में चला जाता है और अगर आप चाहें तो पेंशन स्कीम में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसी की वजह से अभी तक क्या था कि यहां पर जो लिमिट लगाई गई थी वो थी 15,000 रुपए तक की, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जा रहा है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, हम किस चीज की बात करें, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग अगले साल प्रीलिम्स देने वाले हैं यूपीएससी का, आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि हम डेडिकेटेड बैच लेकर आए। क्योंकि स्पेशली प्रीलिम्स आपको पता है बहुत लाखों बच्चे बैठते हैं और हार्डली कुछ ही थाउजेंड्स में सेलेक्ट हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका स्टैटिक, करंट, सब कुछ का जो रिवीजन है वो कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बताया जा रहा है बहुत जल्द यहां पर जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत जो लिमिट लगाई गई है 15,000 रुपए तक की, इसको बढ़ाकर 21,000 रुपए कर देगी। अच्छा, थोड़ा सा समझिए यहां पर होता क्या है। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। अब होता क्या है ना कि अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर में और वहां पर मान लीजिए आपकी सैलरी है 15,000 रुपए, तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर आपको कंपल्सरी अपने सैलरी का करीब 12% जो है कंट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कंट्रीब्यूशन, ये एक फंड में जाता है जिसको हम कहते हैं EPF फंड, और ये स्कीम चलती है एक तरह से। और आगे चलकर मतलब इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, और आगे चलकर जब आपको जरूरत पड़े तो इस फंड में से जो आपका सेविंग्स हो रखा है उसमें से आप पैसे निकाल सकते हो। अच्छा, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि यहां पर जो एम्प्लॉय है वो भी कंट्रीब्यूट करता है और जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिक बात अभी समझने वाली यह है कि अगर सैलरी 15,000 रुपए तक है तो कंपल्सरी आपको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ऊपर थी तो आपके पास ऑप्शन होता है। डिपेंड करता है कि आप और जो आपका एम्प्लॉयर है क्या वो इस चीज के लिए रेडी है कि नहीं। मान लीजिए सैलरी है आपकी 50,000 रुपए, तो यहां पर डिपेंड करता है कि क्या आपका एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो रहा है कि नहीं, क्या आप कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो रहे हैं कि नहीं। तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन कंपल्सरी कब है, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए तक है। बेसिकली यहां पर एक तरह से आपको सिक्योर करने के लिए यह स्कीम लाई गई है। और अब क्या बात चल रही है कि बहुत जल्द सरकार ये जो लिमिट है उसको 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर सकती है। मतलब कंपल्सरी क्या हो जाएगा कि अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपए तक है तो आपको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, और आपका जो एम्प्लॉयर है जो आपको नौकरी दे रहा है उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम लगभग 10 साल पहले 2014 में इसको रिवाइज किया गया था। आप देख सकते हैं उस समय जो थ्रेशोल्ड था, लिमिट था, वो था 6500 रुपए कंपल्सरी के लिए, और उसको बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है 10 साल हो चुके हैं, तो यहां पर मोस्ट प्रॉब्ली इसको भी बहुत जल्द बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया जाएगा। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिक लिमिट बढ़ा रही है ताकि एक तरह से जो सोशल सिक्योरिटी है वर्कर्स का वो यहां पर बेहतर किया जा सके। क्योंकि देखिए, जिसकी सैलरी कम है, अगर मान लो वो पूरा का पूरा अपना पैसा खर्च कर देगा जो भी उसको सैलरी मिल रही है, तो आगे चलकर इमरजेंसी के लिए उसके पास क्या बचेगा। तो इसी के लिए वजह से यहां पर सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग और इसके अंदर लाया जाए। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको जो फंड की बात कही ना, यहां पर एक्चुअली दो तरीके के फंड होते हैं। एक होता है आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और दूसरा है EPS, दैट इज एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। अब इसमें भी ऑप्शन होता है कि क्या आप EPS में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कि नहीं। लेकिन यहां पर अब देखिए क्या है कि कंट्रीब्यूशन कैसे ये वर्क करता है, मैं आपको बताता हूं। एक कानून है, एक एक्ट है 1952 का, जिसका नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। ठीक है, अब इसके तहत क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपकी सैलरी 15,000 तक के अंदर में आती है तो यहां पर आप खुद, जिसको सैलरी मिल रहा है, जो काम कर रहा है एम्प्लॉय है, और जिसने आपको नौकरी पर रखा है जो एम्प्लॉयर है, दोनों को यहां पर 12% ईच कंट्रीब्यूट करना होगा। 12% किसका, जो बेसिक सैलरी है, साथ ही साथ जो डियरनेस अलाउंस और जो रिटेनिंग अलाउंस अगर आपको
मिल रहा है, तो ये सब मिलाकर उसका 12% कंट्रीब्यूट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि यहां पर सैलरी 10,000 रुपए है, तो आपका जो सैलरी है ना वो आपको 10,000 नहीं मिलेगा, यहां पर आपका 1,200 रुपए कट जाएगा। 1,200 रुपए किधर चला जाएगा? इस फंड के अंदर। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो एम्प्लॉयर है उसको भी 1,200 रुपए कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। ये पहली चीज हो गई। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने जो 1,200 रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं, मतलब 12% जो कंट्रीब्यूट किए हैं, वो पूरा का पूरा ईपीएफ अकाउंट में जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना 12%, उसमें से 8.33% ये चला जाता है ईपीएस के अंदर। ईपीएस मतलब एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। अच्छा, अब ये लाया क्यों गया है? स्पेशली जैसा मैंने आपको बोला कि यहां पर जिन लोगों की सैलरी कम है उनके लिए पेंशन की सुविधा बनी रहे रिटायरमेंट के बाद भी, मतलब 60 साल के बाद भी आपको हर महीने यहां पर कुछ ना कुछ पेंशन मिल सके, इसके लिए ये ईपीएस लाया गया। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। लेकिन देखिए, यहां पर मैंने आपको बोला एम्प्लॉयर 12% देगा, मतलब यहां पर आपका सैलरी है मान लो 10,000 रुपए, तो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1,200 रुपए। लेकिन पूरा का पूरा 1,200 रुपए ईपीएफ में नहीं जाएगा, लगभग इसमें से 3.6% मतलब 367 रुपए, 367 रुपीज किधर जाएगा? ईपीएफ फंड के अंदर। और यहां पर जो 833 रुपीज है, 8.33%, ये आपका चला जाएगा पेंशन स्कीम के अंदर, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के अंदर, ताकि 60 इयर्स के बाद आपको कुछ पेंशन भी मिलती रहे। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ईपीएस के कंट्रीब्यूशन में लिमिट लगाई गई है। मतलब सरकार ने कहा है कि 1,250 रुपए से ज्यादा आपके ईपीएस के खाते में नहीं जा सकते। मान लो अगर यहां पर जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो आपका 1,500 रुपए दे रहा है, उसको कंट्रीब्यूट करना है, तो इस केस में यहां पर क्या है कि 1,250 रुपए ही आपका ईपीएस में जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो आपके ईपीएफ वाले फंड में चला जाएगा। तो आई होप कि ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ये जो ईपीएफ वाले अकाउंट में जो आपका पैसा जाता है, तो वो आप समय समय पर विड्रॉ कर सकते हो जब आपको जरूरत पड़े। लेकिन जो पेंशन स्कीम वाले अकाउंट में अगर आपका फंड जाता है, तो वो आपको पेंशन के समय ही मिलेगा, रिटायरमेंट मतलब 60 साल के बाद ही मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है? अब इससे होगा क्या कि ईपीएस के अंदर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज कवर हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक्चुअली ये बोला गया है इस कानून के तहत कि यहां पर जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है और वो ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस केस में वो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। देखो, कंफ्यूजन हो गया होगा बहुत से लोगों को। मैं आपको फिर से बता रहा हूं। मान लो अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपए है और 50,000 रुपए पर जो पर्सन है, एम्प्लॉय है, वो भी 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो एम्प्लॉयर है वो भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन है, पैसा है, वो ईपीएफ अकाउंट में जाएगा। यहां पर पेंशन स्कीम वाला कोई भी सिनेरियो नहीं आएगा, ऐसा इसके अंदर बोला गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो 15,000 से लिमिट बढ़ाकर 21,000 की जाती है, तो यहां पर होगा क्या कि अल्टीमेटली और ज्यादा लोग पेंशन स्कीम के अंदर जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक वही पेंशन स्कीम के अंदर जुड़ पाते थे जिनकी सैलरी 15,000 रुपए तक थी, ठीक है। इसकी वजह से बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ईपीएस में आएंगे। अब इसका परिणाम एक ये होगा कि ईपीएफ अकाउंट में थोड़ा सा कम कंट्रीब्यूशन होगा और ईपीएस अकाउंट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पहले ही बोला कि 15,000 तक अभी तक लिमिट था, जिसकी वजह से ईपीएस अकाउंट में मैक्सिमम 1,285 रुपए जा सकते थे। अब क्या होगा कि लिमिट अगर 21,000 कर दी जाएगी सीलिंग, तो इसकी वजह से लगभग 1,750 रुपए यहां पर पेंशन स्कीम वाले अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। और अल्टीमेटली इससे होगा क्या? ओवरऑल देखिए, जो रिटायरमेंट के समय आपको पेंशन है वो भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हो क्या रहा है, देखो अब पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है। जो पेंशन आपको मिलेगी ना, अगर आपने ईपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उस केस में आप देख सकते हो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ पेंशनेबल सर्विस। मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो और 30 साल तक आपने पेंशनेबल सर्विस वाला नौकरी किया, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है बाई एवरेज मंथली सैलरी फॉर 60 मंथ। मतलब जब आप रिटायर हो रहे हो तो उसके पिछले वाले 60 महीने में एवरेज आपकी सैलरी कितनी थी। मान लीजिए आपकी एवरेज सैलरी बनती है उस समय 1,00,000 रुपए, और इसको डिवाइड कर दिया जाता है बाई 70। तो ये जो वैल्यू निकलता है वो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने जो है पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली आपको ज्यादा पेंशन मिलेगा। तो बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं और इसका काफी बड़ा इंपैक्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं जाने से पहले आप सबको याद दिला दूं कि
जो न्यू पेंशन स्कीम था और जो ओल्ड पेंशन स्कीम का, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी चल रहा था, हिमाचल प्रदेश एक चुनावी मुद्दा भी बन गया था। तो यहाँ पर रिसेंटली सरकार ने चेंजेस लाए थे और सरकार एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई थी। कहीं ना कहीं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है और जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका मिक्स लेकर आई थी, ताकि यहाँ पर लोगों के लिए थोड़ी सुविधा हो। लेकिन ऐसा सरकार का कहना था, बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि नहीं, सरकार ने ऐसा कोई बदलाव नहीं किया है, यहाँ पर जानबूझकर चीज़ों को ट्विस्ट करने की कोशिश की है और इससे अभी भी बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, वो नाखुश हैं। खैर जो भी है, यहाँ पर अल्टीमेटली इस वीडियो का मकसद ये था कि देखिए आपके लाइफ में क्या है कि जब आप रिटायर हों तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि उसके बाद क्या होगा। मतलब आपका एक कुछ सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो ईपीएस हो या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत हो या फिर आपने कहीं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखा है, जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लाइफ में आगे चलकर। तो ये पूरा वीडियो था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड, क्या आप बता सकते हो एक्सपेंडिचर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फ्लैगशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कौन से हेड के अंदर आता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।